हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम 12 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। 2023 के लिए ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए हैं भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा, ये 4416 शहरी स्थानीय निकाय, 61 कैंटोनमेंट और 88 गंगा शहरों को दिए गए। इस पुरस्कार के तहत सबसे स्वच्छ राज्य का जो पुरस्कार है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। महाराष्ट्र को राज्यों की कैटेगरी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड दिया गया। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि लास्ट ईयर 2022 में सबसे क्लीन स्टेट का पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया था और अब 2023 में यह महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, शहरों की बात करें तो आप सभी इजीली जज कर पाओगे कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ शहर की कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा। लेकिन ये इस साल अकेला नहीं है, बल्कि गुजरात के सूरत शहर को भी संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया। तो पहले नंबर पर सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत शहर रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया। तो इंदौर इस तरह से 7वीं बार मतलब लगातार 7वें साल क्लीन सिटी के रूप में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में जो अन्य विनर रहे, एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, पहला स्टेट कौन? सबसे क्लीन स्टेट में महाराष्ट्र, सेकेंड पर अब है मध्य प्रदेश और थर्ड पर है छत्तीसगढ़। पिछले साल 2022 में मध्य प्रदेश क्लीन स्टेट की कैटेगरी में पहले स्थान पर था और अब कौन हो गया? महाराष्ट्र। 1 लाख से अधिक आबादी वाली सिटी की बात करें तो इसका पुरस्कार, क्लीन सिटी का पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर को और गुजरात के सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया पहले स्थान पर। इस कैटेगरी में दूसरे स्थान पर किसी भी शहर को नहीं रखा गया और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र की नवी मुंबई शहर को क्लीन सिटी के रूप में तीसरे स्थान पर रखा गया। क्लीन सिटी में फास्ट मूवर सिटी अवार्ड गोवा के पणजी शहर को दिया गया। ये तो बात हो गई 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करें तो मुंबई का सासवड़ इसमें प्रथम स्थान पर रहा, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे स्थान पर और मुंबई का लोनावला इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए मध्य प्रदेश के नौरोजाबाद को दिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा टाउन अवार्ड के रूप में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का वाराणसी रहा और सेकेंड पर यूपी का शहर प्रयागराज रहा। अब यहां पर बात आती है कि सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल कौन सी है। तो सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल का जो अवार्ड है वो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को दिया गया। सफाई मित्रता पुरस्कार चंडीगढ़ के जो सफाई मित्र हैं उन्हें दिया गया और स्वच्छ छावनी का अवार्ड इंदौर की मऊ छावनी को प्रदान किया गया। तो इस तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के ये पूरे डेटा को याद रखिएगा। एक एक फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सब यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड की बात करें तो ये भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिए जाते हैं। भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन 2016 से किया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सफाई अभियान है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें तो ये भारत का महाराष्ट्र राज्य रहा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं।
आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी की रोकथाम से संबंधित है? तो देखिए, मानव तस्करी की रोकथाम से संबंधित भारत में जो संविधान में प्रावधान किया गया वो देखने को मिलता है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, जिसमें मानव शरीर को खरीदने और बेचने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। अब एक तो ये फैक्ट आपके लिए क्लियर हो जाता है। और नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे की बात करें तो ये हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। मानव तस्करी पीड़ितों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और मानव तस्करी से पीड़ित लोगों की रक्षा करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आप कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स में तीसरा मौलिक अधिकार है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। इसमें 2 आर्टिकल संविधान में इंक्लूड किए गए हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 की बात करें तो ये मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब भारत में मानव अंगों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, मानव को खरीदा बेचा नहीं जा सकता और जबरदस्ती किसी से भी श्रम नहीं करवाया जा सकता। तो ये है आर्टिकल 23, मानव तस्करी के खिलाफ काम करता है। इसका एक सब क्लॉज है, आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 1, जो कि मानव तस्करी पर ही पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है और इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। आर्टिकल 23 के अलावा आर्टिकल 24 आपको पता होना चाहिए, जो कि कारखानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21A में। इसीलिए 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें आर्टिकल 24 के तहत प्रतिबंधित किया जाता है किसी भी प्रकार का काम करने से। अगर कोई करवाता है तो उनके लिए भी ये दंडनीय अपराध है, उन्हें पता होना चाहिए। तो इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ऑल ओवर कहें तो शोषण के विरुद्ध भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 23 और 24 के तहत। आपको नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के बारे में पता होना चाहिए। यह डे हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद आइए, विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात की गई है। पूरे वर्ल्ड में व्यापार के क्षेत्र में सभी देशों को एक साथ लाने वाली ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे WTO के नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत के राजदूत WTO में और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सेंथिल पांडियन को WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इनके पहले इस पद पर ब्रजेंद्र नवनीत थे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 को खत्म होगा और इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सेंथिल पांडियन बन जाएंगे। अब यहां पर देखिए, WTO को और डिटेल में समझे तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने वाला, सभी देशों के मध्य में आपसी सहयोग बनाए रखने वाला ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में गेट के स्थान पर की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और इसकी मेंबर कंट्रीज वर्तमान में 164 है। नगोजी ओकोंजो इवेला, जो कि इस संगठन के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं, ये इस संगठन की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला है। सेंथिल पांडियन को वर्तमान में WTO में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु के नाम से बनकर तैयार हुआ। देखिए, अटल सेतु जो कि महाराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड्स, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल, जिसे अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, इसका इनॉग्रेशन करेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित अटल सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है और यह पुल मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ही दिसंबर 2016 में इस पुल का शिलान्यास किया था। तब इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अटल सेतु किया गया। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है फ्रेंड्स, जिसकी टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत के सबसे लंबे नदी पुल की बात करें तो यह भूपेंद्र हजारिका ब्रिज है,
जिसे ढोला शादिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में लोहित नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये हुबली रेलवे स्टेशन है। 1507 मीटर लंबा है, जो कि भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट को जारी किया? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 2024 के लिए हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया। यहाँ पर देखिए, इस इंडेक्स में कोई रैंक नहीं दी जाती, नॉर्मली बेरोजगारी के आंकड़े बताए जाते हैं। अब 2024 की अपनी इस रिपोर्ट में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बेरोजगारी की संख्या का अनुमान लगाया। इस रिपोर्ट में की पॉइंट्स की एक बार बात कर लेते हैं। नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कैजुअली इन्हें देख लेते हैं। साल 2024 में बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ने वाली है, इस रिपोर्ट में कहा गया, जिससे 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़कर 5.2% हो जाएगी। इसके अलावा अगले 2 वर्षों में अपर मिडिल इनकम कंट्रीज जितनी भी है वहां पर रोजगार में कम वृद्धि की उम्मीद है, और जितने भी लो इनकम या फिर लोअर मिडिल इनकम वाले देश है वहां पर रोजगार वृद्धि मजबूत बनी रहेगी। इसके अलावा इसने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 2024 में वर्ल्ड के अधिकतर देशों में रोजगार वृद्धि नेगेटिव रहने की उम्मीद है और 2025 तक इसमें केवल मामूली सा सुधार होगा। तो इस तरह से वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। अब यह ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों और श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए नियम बनाना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना 1919 में की गई और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। गिलबर्ट होंगबो वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिलन 2024 जिसका आयोजन इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है, एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। इसका आयोजन 2024 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन 19 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाना और सदस्य देशों के मध्य में सुरक्षा को बढ़ावा देना इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार इंडियन नेवी के द्वारा इस मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत 1995 में अंडमान और निकोबार में की गई थी और अब 2024 में एक्सरसाइज मिलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। देखिए, काफी स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि हम मेगा टेस्ट सीरीज तक एप्लीकेशन में नहीं पहुंच पा रहे, तो रूट एप्लीकेशन पर मेगा टेस्ट सीरीज पर लॉगिन की प्रोसेस यहां पर दर्शाई गई है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप इजीली मेगा टेस्ट सीरीज में लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा मेगा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी रैंक को देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए आपको पर्टिकुलर रैंक दिखाई देगी। अगर 1000 स्टूडेंट ने यहाँ पर टेस्ट दिया है तो सभी की रैंक आपको पता चलेगी। आपको भी पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है और आपकी तैयारी कितनी इंप्रूव हुई है टाइम के साथ या कितनी अच्छी आपने प्रिपरेशन की है, ये भी आपको यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाइए। किस राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई? रामलला दर्शन योजना को हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने हाल ही में राज्य में रामलला दर्शन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत जो नया राम मंदिर बना है अयोध्या में, वहां पर हर साल 20,000 यात्रियों को राज्य से रामलला दर्शन के लिए भेजा जाएगा। ये जो तीर्थ यात्री होंगे वो 18 से 75 वर्ष आयु के लोग होंगे। 18 से 75 वर्ष आयु के लोगों को ही तीर्थ यात्रा के लिए चयनित किया जाएगा। सबसे पहला चरण 2024 में शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के जो तीर्थयात्री है उन्हें रामलला के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। वैसे रामलला के अलावा इस योजना के तहत काशी विश्वनाथ, वाराणसी आदि स्थानों की भी यात्रा कराई जाएगी। तो ये रामलला दर्शन योजना है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। इसके अलावा गोधन न्याय योजना, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, गरुआ योजना और नरवा योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की ही अदर सेक्टर में चलाई जा रही योजना है। और अब अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। देखिए, पहले इस इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडेक्स क्या है। देखिए, ये इंडेक्स तैयार किया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। अब ये किस आधार पर नापा जाता है, तो किसी भी देश के पासपोर्ट से बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के कितने देशों में यात्रा की जा सकती है, इस आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक दी जाती है। जिस देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो इंडेक्स में उतना ऊपर होगा। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को हाल ही में जारी किया गया, जिसमें भारत के पासपोर्ट को 80वीं रैंक दी गई है। आंसर भी हो जाएगा। वैसे यूनाइटेड नेशंस के जितने भी देश है उन सभी को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में काउंट किया जाता है। इस इंडेक्स में 2024 में भारत को 80 रैंक दी गई। भारत के लोग अपने पासपोर्ट से 62 देशों में फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा, तो देखिए, संयुक्त रूप से इस इंडेक्स में पहले स्थान पर सिंगापुर और जापान के पासपोर्ट को रखा गया। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन का पासपोर्ट रहा। और तीसरे स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड के पासपोर्ट को रखा गया है। भारत और अफगानिस्तान के पासपोर्ट को संयुक्त रूप से इस इंडेक्स में 80 रैंक दी गई। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 101वें स्थान पर है। हमें इंडिया के पासपोर्ट की रैंक याद रखना चाहिए, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 80 है। नेक्स्ट, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 1984 में पहली बार भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और पहली बार 1985 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। भारत में युवाओं को प्रेरित करना, उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना, स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं युवाओं को लेकर उनका विस्तार करना, उन्हें प्रमोट करना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नासिक में 27वें युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम करने वाले हैं। वैसे स्वामी विवेकानंद का नाम आप सभी ने सुना होगा, आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके गुरु के कारण हम इन्हें सबसे ज्यादा जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, जैसे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग। ये सभी स्वामी विवेकानंद की लिखित पुस्तकें हैं। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो विंग्स इंडिया 2024 जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन और एक कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन भारत के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा। कहां पर स्थित है? तो बेगमपेट हवाई अड्डा भारत के हैदराबाद का हवाई अड्डा है, जहां पर 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2024 तक विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया जाने वाला है। बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करवाएगी। ये संयुक्त रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे फिक्की के नाम से जाना जाता है, इनके सहयोग से विंग्स इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाएगी। भारत में एविएशन क्षेत्र को बढ़ावा देना विंग्स इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए, हमने 12 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर वन लाइनर में हम जून मंथ में चलते हैं। 5 जून 2023 को महाराष्ट्र के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया। 5 जून 2023 को यूनाइटेड नेशन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। 5 जून 2023 को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर IIT मद्रास रहा। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने अपने नाम किया। 6 जून 2023 को लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। 6 जून 2023 को फुटबॉलर ज्लाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, जो कि स्वीडन के फुटबॉलर है। आगे
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष अब्दुल्ला मंडोस को नियुक्त किया गया। 6 जून 2023 को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय बैंक SBI ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी खेलों में टॉप पर रही। सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहां पर उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उग्रम असॉल्ट राइफल को DRDO के द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का निधन हो गया, जो कि भारत में रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.4% लगाया है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में चीन को शामिल नहीं किया गया। गैब्रियल अत्तल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। आगे आइए, चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। AI ओडिसी प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा। 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया जाएगा। और लास्ट था, भारत का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड 10 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। ये सभी करंट अफेयर्स लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत में कब और कहां से की गई? इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।